स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसके पहले दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। यदि वो आप लोग नहीं देखे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे मैंने पूरा A to Z टूल्स के बारे में बता दिया है। उसके पहले फर्स्ट वाले चैप्टर की जो सेफ्टी की थी वो भी क्लास ख़त्म हो गई है। वो दो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आज अपना चौथा चैप्टर है मौलिक वैद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। आज इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डेली क्लासेस में मिलती जाएगी। आप लोग अभी नए हो तो जिसको जोड़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी अपन लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है और जो ITI के लेवल होते हैं सभी के आपको ऑब्जेक्टिव उसके मिल जाएंगे। उसके पहले आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तभी आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। आइए आज सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। जितने भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं, जैसे चालक हो गया, अचालक हो गया, इंसुलेटर हो गया। फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसकी नोट्स ज़रूर आप लोग बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो आपको जब रिवीजन करेंगे और जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो सारी चीज़ें आपको इसी नोट्स से मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ। थ्योरी के साथ साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव के क्लियर हो जाएंगे। आइए सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या, इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि परिचय दिया गया है कि विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत है। सबको मालूम है कि जो बिजली है, बिजली सबसे ज़्यादा यूज करने वाला हमारे देश में हो गया है। यानी बिजली से सारी मशीन चल रही हैं, सारे बल्ब चल रहे हैं, सारे हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। तो यही बोला गया कि विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। विद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग आजकल प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत ऊर्जा है, हर जगह यूज किया जा रहा है। जैसे घरों में आधुनिक यंत्र, अस्पताल, कंप्यूटर तकनीकी अनुसंधान, केंद्रीय कार्यशालाओं तथा छोटे बड़े उद्योग आदि आधुनिक युग में विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना कठिन है। यानी देखा जाए तो हर जगह बिजली का बहुत बड़ा उपयोग है। आपके वर्कशॉप देख लो, कंपनी में देख लो, औद्योगिक क्षेत्र में देख लो, आपके घरों पे देख लो, सभी जगह बिजली से ही सारी मशीनें चलाई जा रही हैं। इसीलिए आजकल बिजली के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। फिर दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को इसके उत्पादन केंद्रों से, यानी जहां से बिजली उत्पादन की जाती है, बिजली घर से विभिन्न वांछित स्थानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के तार एवं केबल का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां से बिजली बनाई जाती है, बिजली जो घर बोलते हैं या बिजली पावर प्लांट बोलते हैं, वहां से अपने घरों तक जो बिजली आती है तो बहुत प्रकार के तार का यूज किया जाता है, केबल का उपयोग किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के तार एवं केबल का प्रयोग करते हैं। वैद्युतिक तार, केबल इत्यादि में विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे सबको मालूम है कि हमारे घरों तक तो जो बिजली पहुंचती है तो जो बीच का ड्यूरेशन होता है, बीच की जो डिस्टेंस है, उसमें विद्युत के बहुत प्रकार, जैसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कुछ स्विच गियर लगे होते हैं, कुछ MCB लगी होती है, कुछ फ्यूज लगे होते हैं। तो यही बोला गया है कि विद्युत हमारे घरों तक पहुँचने के लिए बहुत प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ लगे होते हैं। चालकता एवं प्रतिरोधकता के आधार पर इन पदार्थों को चालक, कुचालक एवं अर्धचालक पदार्थ में विभक्त किया गया है। यदि देखा जाए चालकता के प्रकार पर तो हमारे पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है, तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इस अध्याय में हम लोग सामान्य परिचय का उपयोग, तार तथा केबल बनाने का प्रयोग होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि तार क्या होती है, केबल क्या होती है, चालक क्या है, अचालक क्या है, चालक के कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं, इंसुलेटर के कौन कौन से पदार्थ होते हैं, और अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सारी चीज़ आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मिल जाएगा। ठीक, तो जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन यही बोला गया है कि आज के ज़माने पे बिजली का बहुत महत्वपूर्ण है और बिजली के बिना कोई भी काम करना बहुत कठिन है। और जो बिजली घर होते हैं, बिजली घरों से हमारे घर तक बिजली कैसी आती है, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं हमारे घरों तक बिजली आने के लिए, कौन से तार लगे होते हैं, कौन से केबल लगे होते हैं, फिर चालक क्या होता है यानी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर यानी अचालक क्या होता है, फिर सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक क्या होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी।
अब सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या। आखिर में अपन यदि जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, सबसे पहले जान जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवेश यानी चार्ज, आवेश यानी चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह यानी फ्लो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। सीधा सा फंडा है कि विद्युत क्या है या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो होता है, उसी के माध्यम से आवेश भी बोल सकते हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। अब आप सोचोगे कि क्या लकड़ी में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर कम मात्रा में कर सकते हैं। क्या कॉपर में कर सकते हैं? कॉपर में कर सकते हो, ज़्यादा मात्रा में होगी। एल्युमिनियम में कर सकते हो, हाँ हो जाएगी, मगर ज़्यादा मात्रा में होगी। तो वही चीज़ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल है, हम सब में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति पर डिपेंड करता है बिजली की स्पीड, बिजली की कितनी हमारी पहुंच रही है। वही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है किसी भी पदार्थ में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है कि आप कौन सा मटेरियल का चयन किए हो। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने पर वही पर आपको बिजली डिपेंड करती है कि आपकी बिजली कितनी पहुंचेगी आपके पास तक। विद्युत वह बल है जिसे नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। यानी यदि आप सोचो कि हमारे वायर में या हमारे तार में बिजली दौड़ रही है, तो क्या मैं उसको देख सकता हूँ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या आंखों की सहायता से? तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ, उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप एक लैंप जलाकर अनुभव कर सकते हैं प्रकाश के रूप में कि आप यहाँ पे बिजली है। कोई मशीन चला के देख सकते हो, मैग्नेटिक फॉर्म में देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है, नहीं बिजली है। तो यदि आप सोचो कि हम सीधे से एक वायर पे देखें कि इस वायर पे फ्लो हो रहा है करंट कि नहीं हो रहा, तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, इसमें से कोई भी प्रयोग करके, मोटर चला के, मशीन चला के, प्रकाश के रूप में, रासायनिक के रूप में यूज करके आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे बिजली है, टेस्ट करके बता सकते हो। यदि आप सोचो कि हम किसी भी वायर पर देखें कि बिजली है या नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते आंखों के माध्यम से, ना तो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते। तो यही फंडा है कि इसमें से आप बता सकते हो किसी को हम बिजली को ना देख सकते हैं, हाँ उसके प्रयोग करके, उसके अनुभव को यूज करके देख सकते हैं कि हाँ बिजली है कि नहीं। जैसे हम एक लैंप जला लें टेस्टर के माध्यम से, मल्टीमीटर के माध्यम से, कोई मशीन चलाकर अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पे बिजली है या नहीं है। फिर आती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली कितने प्रकार की होती है? सबको मालूम होना चाहिए कि बिजली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्थिर बिजली, एक होती है गतिशील बिजली। यानी विद्युत निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। गतिशील बिजली जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, स्थिर बिजली जहां पे बनाए हैं वहीं तक रह सकती है। दो प्रकार की। अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थिर यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। आवेश यानी आपको मालूम है चार्ज होता है, आवेश के रूप में। यह विद्युत चार्ज के रूप में या आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रकार की बिजली है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रकार की बिजली है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। तो आप बता सकते हो कि स्थिर बिजली जो है हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता, जिस कारण इसका उत्पादन बहुत कम किया जा सकता है। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है कि भाई हम यहाँ पे बिजली बना रहे हैं, पावर प्लांट है, यदि हम यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर पा सकते या कहीं ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बिजली को कोई काम नहीं है। ऐसी बिजली हमें चाहिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुँचा सकें और अच्छी मात्रा में उसका यूज भी कर सकें। तो यही बोला गया कि यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचाया जा सकता। इसका कारण उत्पादन बहुत कम करते हैं। कारण यही है कि हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा ही नहीं सकते। अब बोला जाता है कि बनाई कैसे जाती है स्थिर बिजली। तो एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है। आप एक देखे हो ठंडियों में आपके पास कम्बल होता है, कम्बल को आप झटझट रहे हो तो चिटचिटाहट की आवाज़ आती है, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार एक एम्बर की राड होती, छड़ होती है, चमड़े पर रगड़ा जाता है। चमड़ा आपको मालूम है, चमड़े पर रगड़ा जाता है,
तब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं, जिससे चमड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेश आ जाता है, तथा एम्बर क्षण पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आप बता सकते हो जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है। अब यहाँ पे यही होता है कि एक एम्बर की राड ली जाती है और चमड़े पर रगड़ा जाता है। चमड़े पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब रगड़े जाते हैं तो उसमें कुछ फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं, एम्बर की जो राड होती है माने क्षण पर आ जाते हैं, जिससे चमड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो चमड़ा होता है जब हम उससे ले लेते हैं, जैसे 50 हमारे एक चमड़े पर 50 इलेक्ट्रॉन, उसमें से मैंने 30 ले लिया, हमारे पास ज़्यादा हो गई संख्या, तो हमारा धन आवेश हो गया। अब चमड़े पर कितना बचा, 20 बचा, उसका ऋण हो गया। तो वही होता है एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, जिससे हमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई मिल गई और हमारा आगे का काम हो जाता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। जब हमारे कांच की छड़ से लिखा, जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कांच पर धन आवेश, जब कांच की छड़ पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ऋण आवेश हो जाता है। ठीक, जब समान मात्रा में विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वो एक दूसरे आवेश को निरस्त कर देते हैं। विद्युतीय उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहाँ पे कोई भी प्रकार के चार्ज नहीं होते। यदि आप सोचो कि हमारा 50 में से 25 छड़ पर आ जाए, 25 रेशम के कपड़े पर रहे, तो वहाँ पे आपका चार्ज बिल्कुल जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव को कोई मात्रा नहीं बनेगी, जिसके कारण विद्युत उदासीन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जीरो हो जाएगी। आपके पास ना पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना तो निगेटिव चार्ज मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर है गतिशील विद्युत यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अब हम गति करके बना रहे हैं, किसी चीज़ को गति कर रहे हैं, किसी चीज़ को घुमा रहे हैं। अब यहाँ पर ये ऐसी बिजली है जो एक जगह से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं और इसको हम आसानी से बना भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान तक। चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत वाहक बल कहलाती है। चालक की बात कर रहा है, यानी कंडक्टर के, नहीं आपके वायर जो होते हैं कॉइल होती है। लिखा है कि चालक के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। यानी जो कंडक्टर होते हैं, जो कॉपर के कंडक्टर या एल्युमिनियम के कंडक्टर, उसको हम मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फ्लक्स के बीच में घुमाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत वाहक बल बनती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल तार द्वारा पहुंचाया जा सकता है। इस विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। आपने देखे होंगे जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है या गतिशील विद्युत जो होती है, हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं और तार के माध्यम से होगा, केबल के माध्यम से होगा, इसी के माध्यम से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। फिर आता है कि गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के सोर्स, यानी अब जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है तो कितने प्रकार से है उत्पादन करने के, रिसोर्स टू प्रोडक्ट डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं गतिशील बिजली। अब पहला नंबर आता है प्रकाशीय स्रोत द्वारा, यानी हम प्रकाशीय स्रोत के माध्यम से भी बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल इसके मुख्य उदाहरण हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल और सोलर सेल इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये यंत्र सूर्य के प्रकाश में आते ही क्रियान्वित हो जाते हैं। आपने देखे वो सोलर पैनल आजकल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल जब सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करता है वो चार्ज को कुछ स्टोर करता है। वही बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल इसके मुख्य उदाहरण है। ये यंत्र सूर्य के प्रकाश में आते ही क्रियान्वित हो जाते हैं, नहीं एक्टिव हो जाते हैं। धन तथा ऋण आवेश के रूप में ये सेल सूर्य के प्रकाश को अपनी प्लेटों द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। जो सोलर पैनल का प्लेट होता है, जब उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो सूर्य की प्रकाश को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में एकत्र कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं।
जैसे हम लोग आजकल देखे होंगे स्ट्रीट लाइट इसी प्रकार की जलती है हमारे रोडों पर, और स्ट्रीट लाइट दिन भर के जो सूर्य के प्रकाश को चार्ज करके रखती है, तो रात को वही हमारे प्रकाश के रूप में उजाला करके देती है हमें, ठीक, एकत्रित कर लेता है। और जब रात होती है, रात के टाइम पे वो बल्ब को जलाती है, स्ट्रीट लाइट जलते हैं हमारे। तो यही है कि हम प्रकाशी स्रोत के द्वारा भी डायनेमिक बिजली को स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्टोर भेज सकते हैं। उदाहरण भी बताया गया स्ट्रीट लाइट, यानी सोलर पैनल पर जब भगवान की सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाते हैं, इस चार्ज के रूप में या आवेश के रूप में स्टोर कर लेता है। जैसे ही हमारे रात हो जाती है, जब हम उसको लैंप को जलाते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण हमारे लैंप ग्लो करते हैं, जलने लगते हैं। दूसरा नंबर है तापी विधि द्वारा, थर्मल मेथड द्वारा किसी भी चीज़ को हीट कर देते हैं। इस विधि में दो अलग अलग प्रकार की धातुओं के संगम बिंदुओं को, इस मेथड में दो अलग अलग प्रकार की मेटल यानी धातु का यूज करते हैं। दो अलग अलग प्रकार की धातुओं के संगम बिंदु यही होते कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। अब यहाँ पे संगम पॉइंट हो गया हमारा। संगम बिंदु को गर्म किया जाता है जिससे उसके सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब इस संगम पॉइंट को हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे बिजली उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को थर्मोकपल विधि भी कहते हैं। यह विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। देखो, जब हम दो प्रकार के मेटल हैं हमारे पास, उस मेटल के संगम पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज बनता है, चार्ज स्टोर होता है। मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये जो मेथड होती है, इस मेथड के कारण जो बिजली बनाई जाती है बहुत कम मात्रा में बनाई जाती है, जिसके कारण इसका उपयोग भी व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। यदि सोचो कि हम इसके माध्यम से बहुत सारे लैंप जला लें, बहुत सारे मशीन चला लें, तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हो कि एक आध लैंप आप जला सकते हो। ये पता कर सकते हो कि हम दो प्रकार की पदार्थ का यूज करके बिजली को हम बना सकते हैं, उसको हीट करके संगम बिंदुओं को। तीसरा नेक्स्ट मेथड है चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय विधि द्वारा भी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड है या चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इस विद्युत का आवश्यकता अनुसार एसी एवं डीसी के रूप में व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है और यही आज तक सबसे ज़्यादा इसी मेथड से बिजली बनाई जाती है। आप देखे होंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें कॉपर या कॉइल को घुमाया जाता है। उस जब कॉइल को घुमाएंगे तो फ्लक्स को कट करेगा और उसी फ्लक्स के कट करने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। उसी ईएमएफ को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बहुत अमाउंट में बना सकते हैं बिजली को, और एसी के रूप में भी, डीसी के रूप में भी बना सकते हैं। यही बोला गया है चुंबकीय विधि द्वारा। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय विधि द्वारा ही बिजली बनाई जाती है। यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इस विद्युत का आवश्यकता अनुसार एसी डीसी के रूप में हम व्यापारिक के रूप में कर सकते हैं, व्यापारिक स्तर पर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट पर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय मेथड होता है, उसी के माध्यम से एसी को भी डीसी को भी बना सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट में भी बिजली बना सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक क्रिया द्वारा। विद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक पदार्थों का विलयन को रासायनिक क्रिया द्वारा उसके आयनों में विभक्त कर लिया जाता है। इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण की क्रिया से उत्पन्न स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे सेल या बैटरी में संचित कर लिया जाता है। रासायनिक क्रिया द्वारा आप बैटरी देखे हो, बैटरी से भी हम लोग बिजली को बना सकते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को रासायनिक क्रिया द्वारा उसके आयनों में, जो आयन होते हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, उसको हम अलग कर लेते हैं। इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। और आयनीकरण की क्रिया से उत्पन्न स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा, जो फ्री आयन होते हैं, उसके जो फ्लो आयनों के प्रवाह द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब हमारे आयन फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, तभी हमारी बिजली बन जाती है। तो आप बता सकते हो कि रासायनिक क्रिया द्वारा भी बना सकते हैं बिजली।
चुंबकीय विधि द्वारा बना सकते हैं, तापीय विधि द्वारा बना सकते हैं, प्रकाशीय स्रोत द्वारा भी बना सकते हैं। तो कुछ आपको एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो डायनेमिक बिजली है तो कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो आप बता सकते हो प्रकाशीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, थर्मल के द्वारा यानी तापीय मेथड के द्वारा, कि 3-4 विधि है जो डायनेमिक बिजली आप आसानी से बना सकते हो। तो इसको लिख लेना, नोट्स करने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब नोट करके आप पढ़ोगे A to Z क्लियर हो जाएगा। अब आता है विद्युत संबंधी मूल पद, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आता है मैटर यानी पदार्थ। सबको मालूम है पदार्थ क्या है। वह प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता है, निश्चित वेट होता है, भार होता है, तथा जो स्थान घेरता, कोई न कुछ स्थान घेरता है, वह पदार्थ कहलाता है। भाई हमने यहाँ पे खड़ा है तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्थान घेरे होंगे, हम भी, हमारे भी। तो वही बोला कि वह प्रत्येक वस्तु कोई भी वस्तु है जिसका कोई एक निश्चित भार होता होगा, वजन तो होता होगा, भार होता है, और कुछ न कुछ स्थान घेरी होगी। जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। प्रकृति में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, द्रव तथा गैस। जो प्राकृतिक है ठोस, द्रव, गैस तथा ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। टेम्परेचर यानी बोला गया ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की हम अवस्थाएं जो होती हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आपको मालूम है पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों को मिलाकर ही पदार्थ तैयार किया गया है, और जिसे अणु कहते हैं। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम लोग अणु कहते हैं। अब यहाँ पे अणु यानी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु पे आ जाओ। अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। पदार्थ के सभी गुण, जैसे जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ न कुछ भार होता है, भाई यही ना पदार्थ करता है। पदार्थ मतलब ऐसा मटेरियल जिसका कुछ भार हो, कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ जो बना है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिसे अणु कहते हैं। अब बोला गया अणु क्या है, तो अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित विद्यमान होते हैं। अणु को परमाणुओं से विभाजित किया गया है। जो अणु होता है, अणु को हम लोग परमाणुओं से अलग कर लिए हैं। अब आते हैं एटम पे, यानी परमाणु क्या होता है। पदार्थ का प्रत्येक अणु, जो पदार्थ है, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। किसी पदार्थ को वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हम अलग कर सकें, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। ये जो डिफिनेशन है, परिभाषा है परमाणु की, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ लो। फिर आता है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु भी प्राकृतिक का सूक्ष्मतम कण नहीं है। परमाणु जो होता है प्राकृतिक का सूक्ष्मतम कण, परमाणु भी प्राकृतिक का सूक्ष्मतम कण नहीं है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो ये प्राकृतिक का सूक्ष्मतम कण नहीं है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही परमाणु संरचना बनाई गई है। परमाणु की संरचना हमारे सौरमंडल से मिलती जुलती है। देखे होंगे हमारे जो सौरमंडल है, जैसे सौरमंडल कक्षाएं होती हैं, उसी प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में भी सौरमंडल की तरह बनाया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करते रहते हैं। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार हमारे परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन कक्षा पे गति करते रहते हैं। ठीक, उसमें भी एक केंद्रक होता है, नाभिक होता है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो परमाणु संरचना कहलाती है, ये देख लो। अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बात किया गया कि ये पूरा आपका न्यूक्लियस है, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है।
ठीक। न्यूक्लियस के बाद यहीं पे आपको प्रोटॉन मिल जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। फिर यहीं पे आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। फिर यहीं पे आपको जो कक्षाएं होती हैं, जैसे ये कक्षा हो गई एक ठो, ये कक्षा हो गई, ये कक्षा हो गई, ये आपकी कक्षाएं हो गई। अब जो कक्षाएं होती तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है यही गति करता है। यानी यदि देखा जाए तो जो नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति नहीं करते। सिर्फ हमारी जो परमाणु संरचना है, जो कक्षाएं होती हैं, सिर्फ कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति करता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो परमाणु संरचना होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज उदासीन होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं केंद्रक में होते हैं, किसी भी प्रकार की गति नहीं करते। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट यानी कक्षाओं में सिर्फ गति करता रहता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। यही परमाणु स्ट्रक्चर है, संरचना है। अब आते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियस है क्या, नाभिक क्या है। आपको मालूम होना चाहिए नाभिक के बारे में, नाभिक क्या है। नाभिक देखा जाए तो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। नाभिक ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग। देखो परमाणु संरचना है, उसका केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये हमारा न्यूट्रॉन होता है, ये लाल वाले प्रोटॉन हो गए, ये हरे वाले न्यूट्रॉन हो गए। ये बोला गया है कि इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। ये दोनों प्रकार के कण अंतराण्विक बल द्वारा नाभिक में बंधे होते हैं। ये अंतराण्विक बल के द्वारा ये बंधे होते हैं, बाहर नहीं आते। परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जो विभिन्न कक्षाएं होती, जो रिक्त स्थान होता है, जैसे पहली कक्षा में देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वही बोला गया कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गति करते हैं नाभिक वो कक्षाओं पे, और नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक के बारे में पढ़ लेना, न्यूक्लियस ये परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। ये दोनों प्रकार के कण, जो दोनों प्रकार के कण हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अंतराण्विक बल के द्वारा बंधे होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान स्पेस होता है, जिसमें विभिन्न कक्षा में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, परिक्रमा करते हैं। फिर इसके बाद प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन यह प्राकृतिक का एक मूल कण है। यह प्राकृतिक का एक मूल कण है। किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं। किसी भी तत्व से जो प्राप्त प्रोटॉन होते हैं सब प्रकार से समान होते हैं। ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते। ये नाभिक में स्थिर होते हैं, गति बिल्कुल नहीं करते। एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज जो होता है, तो इस पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है, जो इकाई धन आवेश माना जाता है या यूनिट आवेश माना जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना अर्थात 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक, तो ये आप वैल्यू याद कर लेना। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना यानी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम वेट होता है इसका। ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन देख लेते हैं। जैसे मैं बताया था न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन यह भी प्राकृतिक का एक मूलकण है। किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। ये कण नाभिक में अवस्थित होते हैं। ये भी देखो न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक में उपस्थित होते हैं।
किसी प्रकार के ये भी गति नहीं करते, न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद करना है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं, न्यूट्रॉन में ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1845 किलोग्राम बाहर है, इसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा, मगर डिफरेंस इतना है कि प्रोटॉन भी नाभिक में होता है, प्रोटॉन भी स्थिर होता है, गति नहीं करता, मगर प्रोटॉन जो होता है आवेश रहित होता है, किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं होता। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या भैया? इलेक्ट्रॉन भी यह भी प्राकृतिक का एक मूल कण है, सब प्राकृतिक का मूल कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
चार्ज होता है माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक में नहीं है, ये कक्षाओं पे है, ये हमारी कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं होती हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये सारी परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 5वीं 6वीं में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने कर दिया। ये आपके पास नोट्स इसकी यदि बन जाएगी जैसे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल से पढ़ते हैं विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कौन कौन सी करंट होती है, करंट एक्चुअली पे होता क्या है, वोल्टेज क्या होता है, सब आपको कल क्लियर हो जाएगा। आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं और इसके आगे आप रिवीजन करते रहिएगा, अपन कंटिन्यू क्लास करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।